Should I repeat about the plastids or it is clear? एक the revise. Then, see, there are only two organelles in the cell which have their own DNA. One of them is mitochondria and the other one is plastid. Plastids also have DNA of their own. What do you mean by this? इसका मतलब क्या होगा? Mitochondria and plastids, they have their own DNA inside it. इसका मतलब क्या होगा? And their structure. See, because of this property of plastids, that they have their own DNA inside it, we can use plastids इन जेनेटिक साइंस जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, कि जिसमें with the help of microorganisms or with the help of useful microorganisms we prepare different kinds of artificial hormones or artificial drugs. Now with respect to जो भी अभी पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, उसमें भी जो नहीं डिफरेंट मेडिसिन हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए, तो ये मेडिसिन जो नई नई तैयार होती है ना, उसमें या नई नई मेडिसिन प्रिपेयर करने में प्लास्टिड्स जो होते हैं बैक्टीरियाज के, बैक्टीरियोफेजेस हम जिसको बोलते हैं, वो प्लास्टिड्स यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको पता है डीएनए जो होता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट? सो प्लास्टिड्स में yes ये जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. सो दैट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी यूज प्लास्टिड्स for the preparation or for discovery of different new medicines or antibiotics. ये एक हमारे लिए यूज है प्लास्टिड्स का, एज दे हैव देयर ओन डीएनए. ठीक है. नाउ प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनेल्स विच कंटेन पिगमेंट्स बेसिकली. ठीक है, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनेल को हम प्लास्टिड्स बोलते हैं. नाउ एनिमल्स में मग प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं. यस, आवाज ना डबल येतो. डबल येतो माझाच मोबाईल. आता आता नाही येत ना डबल. नाउ प्लास्टिड्स जो होते हैं, दीज आर अगेन डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल्स, डबल वॉल होता है उनको. दीज आर द ऑर्गेनेल्स विच कंटेन पिगमेंट्स इनसाइड देम. नाउ प्लास्टिड्स like mitochondria, they have inside them DNA, RNA and 70S ribosomes. Plastids are of three types, that is leucoplast, the plastids which contain no pigment, जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है, those are called as leucoplast. Now leucoplast का फिर फंक्शन क्या होगा? They store the food material, जो रिजर्व फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, that is stored inside the leucoplast. ठीक है. Now the kind of food material which is stored in leucoplast, उसका नेमिंग भी उसी तरीके से होता है. फॉर एग्जाम्पल, जिनमें स्टार्च स्टोर होता है, स्टार्च का जो कलर होता है वो हमेशा व्हाइट कलर होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने पोटैटो देखा होगा, उसका अंदर का जो भी मटेरियल होता है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ स्टार्च, इट इज व्हाइट इन कलर. सो स्टार्च जिसमें स्टोर किया जाता है, दोज आर कॉल्ड एज अमाइलोप्लास्ट्स. देन जिसमें ऑयल्स स्टोर किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूकॅलिप्टस वगैरह, पता है ना, जिस मराठीमध्ये आपण नीलगिरी म्हणतो. तो यूकॅलिप्टस ऑयल होता है उनका, जो भी मेन प्रोडक्ट होता है. ठीक है, वो डिफरेंट पर्पज के लिए हम यूज करते हैं. वॉट एवर ऑयल जो भी होगा वो स्टोर कहाँ पर होगा? ल्यूकोप्लास्ट में. एंड सच ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर्स oil, it is called as ileoplast. When proteins are stored in leucoplast, we call it as aleuroplast. Second type of plastids is chromoplast. Now chromoplast का meaning क्या है? The plastid which contain pigments green which are other than color white and green. ये दो कलर्ड पिगमेंट्स छोड़ के जो भी कलर आते हैं डिफरेंट नेचर में, वो जो प्लास्टिड होता है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट. दैट उसका मतलब क्या होगा? रेड आ गया, ऑरेंज आ गया, या पर्पल कलर के हमको फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं. वॉट एवर अदर देन व्हाइट एंड ग्रीन कलर जिस प्लास्टिड में स्टोर होता है, दोज आर द
क्रोमोप्लास्ट्स. सो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी हमको फ्रूट्स में कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं या फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स देते हैं, इसका मतलब है कि जो भी प्लास्टिड पेटल्स में प्रेजेंट होगा दैट विल बी अ क्रोमोप्लास्ट. कभी कभी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स होते हैं वो भी अदर देन ग्रीन कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल नहीं, जिसको हम शो के लिए जस्ट यूज करते हैं ना, डेकोरेटिव प्लांट्स हम जिसको नॉर्मली बोलते हैं, तो Yes. उनमें लीव्स में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. नाउ वहां पर फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं है ऐसे नहीं होता है. अमाउंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज मोर एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट उन प्लांट्स में. ठीक है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट यानी जहां पर भी प्लांट्स में ग्रीन कलर दिखाई देगा वहां पर जो प्लास्टिड होगा दोज आर द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट यानी these are the plastids which store chlorophyll pigments inside them. Now, chlorophyll pigments are necessary for the process of photosynthesis to happen, and that is why we have to study the structure of chloroplast. यहाँ पर हमें main जो सीखना है that is the structure of chloroplast. हमने last lecture में देखा था chloroplast. अगेन प्लास्टिड का जो मेन स्ट्रक्चर है डबल वॉल स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी हम डबल वॉल और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर एक है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन होते हैं. उसके बाद जो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये होगा इसका इनर मेम्ब्रेन. अंदर जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड उसमें डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, दोज डॉट्स आर द ग्रैन्यूल्स दैट इज राइबोसोम्स. एंड जो व्हाइट पार्ट है दैट इज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का यहाँ पर जो नाम है दैट इज स्ट्रोमा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. ठीक है. दिस इज स्ट्रोमा. एंड जो डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर ब्राउन कलर के आपको, these are the ribosomes which are present in the matrix of the chloroplast. Then उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, it looks like a stack of small small sacs, like कॉइन्स जैसे होते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, उस तरीके से छोटे छोटे सैक्स होते हैं. these are placed one above another. So this whole stack is called as granum. ठीक है. एंड इसमें से एक एक जो स्टैक है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड. द थाइलेकॉइड कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट्स बेसिकली. देन ये जो ग्रेनास होते हैं, दिस वन या ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, दीज आर लिंक्ड विथ ईच अदर विथ दिस लैमेला. दिस इज द लैमेला विच जॉइंस द ग्रैनम. ठीक है. ग्रैनम इज अ सिंगुलर, ग्रैना जो होता है वो प्लूरल होता है. सो ग्रैना को ज्वाइन करने वाला जो मेम्ब्रेनस पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लैमेला. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर वी वांट टू स्टडी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. वही यहाँ पर आपको दिया है, डिफरेंट कुछ नहीं है. क्लोरोप्लास्ट क्लियर है? Yes. ठीक है. नाउ यहाँ पर जो एक पॉइंट है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल वॉल्ड ऑर्गेनेल्स. दे हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स. दे कैन डुप्लीकेट विद इन द सेल ऑन देयर ओन. सो जिन ऑर्गेनेल्स में खुद का डीएनए होता है वो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी खुद की कार्बन कॉपी बना सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, they can replicate themselves inside the cell. किसी और चीज की उनको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपना डुप्लीकेट ऑर्गेनेल जो होता है, खुद का रेप्लिका जो होता है वो बना लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. इट इज कंसिडर्ड दैट द प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल engulfed an aerobic non photosynthetic prokaryotic cell. नाउ ये कहाँ से आया, मतलब ओरिजिन क्यों कैसे हुआ, खुद का डीएनए उनमें कैसे क्या आ गया, बाकी के ऑर्गेनेल्स में तो नहीं है. तो इसकी एक थियरी बताई जाती है. इट इज कंसिडर्ड दैट द प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल, जो सबसे पहला यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल था, इट engulfed an aerobic non photosynthetic prokaryotic cell. नाउ हमने
पहले पहले का जो पार्ट है इस लेसन का, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका स्ट्रक्चर सीखा है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज जो प्लास्टिड्स है वो एब्सेंट होते हैं, बराबर है। Yes. Now this prokaryotic cell is engulfed by the eukaryotic cell. मीनिंग समझ में आ रहा है? मीनिंग समझ में आ रहा है क्या प्रोसेस हुआ है? Yes. This Uh, get see if one minute. Now समझो अगर this is a eukaryotic cell, a proper unicellular eukaryotic cell, and यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ सा होता है, राइट? yes. क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है। नाउ दिस सेल इज एनगल्फ्ड, जिसको हम स्वेलो करना बोलते हैं ना, निगल जाना, तो Mhm. दिस सेल इज एनगल्फ्ड बाय दिस यूकैरियोटिक सेल। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। समझ में आ गया? Yes. ठीक है। दिस गेस्ट सेल डेवलप्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द होस्ट सेल। नाउ व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या हो गया कि अभी क्या हुआ, ये जो सेल है ये पूरी की पूरी इनसाइड दिस यूकैरियोटिक सेल एनगल्फ हो गई, यानी दोनों सेल एक साथ आ गए। नाउ Yes. दिस फॉर्म्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? No, ma'am. नहीं पता है। सी बेसिकली हमको ये पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है एंड यूकैरियोटिक सेल है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका फंक्शनिंग डिफरेंट है, एकदम अलग अलग है, राइट? Yes. ये अलग अलग दो चीजें एक साथ आती है एंड दे हेल्प ईच अदर टू लिव। ये जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब ये कहीं से भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल they come together, they live together and they help each other to grow। ये जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So such a kind of relationship is formed between the two cells। In the course of evolution both merged as a single cell within a mitochondria। So ये इवोल्यूशन के जो स्टेप्स थे, नेचुरल स्टेप्स जो थे, उसमें फिर दोनों सेल्स जो है वो मर्ज हो गए एंड दे फॉर्म्ड अ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म हो गया। वन ऑफ दीज सेल्स माइट हैव engulfed the photosynthetic prokaryote and evolved into the photosynthetic eukaryotic cell। This is called as endosymbiont theory, that is coexistence of cells within cell। नाउ यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सेल थी वो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल थी, जो यूकैरियोटिक सेल थी वो नॉन फोटोसिंथेटिक थी, एंड दिस नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल engulfed the prokaryotic cell। They formed a symbiotic association and in this way माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हो गया सेल में। समझ में आ गया पहली स्टेप क्या हो गई? Yes, ma'am. सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल था इट वाज अ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दिस फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल engulfed a prokaryotic cell। In this way a photosynthetic eukaryotic cell was formed। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. मतलब यूकैरियोटिक सेल ने फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्फ किया एंड देन वी गॉट अ न्यू सेल which was photosynthetic in nature but it was a eukaryotic cell। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ये यहाँ पर क्या बताया गया है, समझ में आ रहा है थियरी क्या है ये? Yes, ma'am. पक्का? Uh, दिस इज कॉल्ड एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल विद इन अ सेल, यानी पहले जो ओरिजिनली जो सेल है प्रेजेंट उसके अंदर दूसरी सेल के वजह से कुछ तीसरा नया ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। दिस इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ सेल विद इन अ सेल, मतलब एक सेल दूसरे सेल के अंदर एग्जिस्ट होने के बाद थर्ड जो मटेरियल जो भी मिला हमको वो कुछ अलग ही था। दिस बेसिकली ये इवोल्यूशन के प्रोसेस में ऐसे ही कुछ कुछ नई नई स्टेप्स होती है एंड दैट इज व्हाई वी गेट समथिंग न्यू आफ्टर इवोल्यूशन।
सेम नहीं मिलता है इवोल्यूशन के बाद। जैसे हमने इवोल्यूशन यानी आपने एनिमल क्लासिफिकेशन सीखा, उसमें सबसे पहला जो फाइलम था वो था पोरीफेरा। पोरीफेरा में कुछ इवोल्यूशन हो गए, उसके बाद हमको सेकेंड फाइलम मिला। इस तरीके से इवोल्यूशन का जो एंड अभी एंड नहीं हुआ है, इवोल्यूशन तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन इवोल्यूशन का जो अभी का स्टेप है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री जो एनिमल्स है दोज आर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, बराबर है, समझ में आ रहा है क्या है। सो जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता जाता है तो कुछ ना कुछ हमको नया मिलता जाता है। इसी तरीके से नॉन फोटोसिंथेटिक सेल से फोटोसिंथेटिक सेल नेचर में कहा से आई, ये यहाँ पर वो जो थियरी वो यहाँ पर हमको एक्सप्लेन किए। समझ में आ गया थियरी क्या है एक्चुअली ये? दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। So this was all about plastids. The next organs are ribosomes. Now हमको ribosomes के बारे में इतना ही पता है कि these are the protein factories of the cell. Protein formation में ribosomes का बहुत बड़ा participation होता है. That is why we call them as the protein factories of cell. We are aware that ribosomes are the protein factories. They use the genetic information to synthesize proteins. Now, प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है, ये जो प्रोसेस है ये हमको 12th में सीखनी है। नाउ दीज राइबोसोम्स दे यूज द डीएनए, डीएनए की हेल्प लेते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। नाउ डीएनए क्या होता है हमको पता है, डीएनए जो भी होता है वो 4 जो बेसिक नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उनसे बना हुआ होता है, कोर्स होते हैं उसमें। ठीक है, सो राइबोसोम्स यूज दीज कोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये मेरा सेंटेंस अभी याद रखना, ये कैसे होता है ये हमको बाद में सीखना है पूरा। बस इतना ही ध्यान में रखना कि डीएनए की हेल्प लगती है राइबोसोम्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। दैट इज वाई यहाँ पर लिखा है दे यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ओनली स्टोर्ड इन द डीएनए, दैट इज वाई आई सेड कि दे यूज द डीएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, राइबोसोम्स वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज डेंस पार्टिकल्स इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल बाय साइंटिस्ट पैलेड इन 1953। ओके, नाउ हमने अभी जो डायग्राम देखा क्लोरोप्लास्ट का, उसमें भी हमने देखा कि मैट्रिक्स जो होता है उसमें डेंस पार्टिकल्स की तरह जो है दोज आर द राइबोसोम्स। तो इसी तरीके से हर सेल में साइटोप्लाज्म में वो डेंस पार्टिकल के जैसे ही दिखते हैं हमेशा। ठीक है, they ribosomes are made up of ribosomal RNA and proteins. शायद आपको 10th में वगैरह आरएनए के टाइप्स थे ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। तो जो आरएनए होते हैं वो बेसिकली राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ये मिलके राइबोसोम बनता है। ठीक है, सो बेसिकली ये कंपोजिशन होता है इनसाइड द राइबोसोम, या राइबोसोम बनने के लिए राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स ये चाहिए होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड देम। नाउ अब तक जो हमने ऑर्गेनेल्स देखे सारे के सारे एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे या डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, करेक्ट है। लेकिन राइबोसोम जो होते हैं उनको कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन कवरिंग देमसेल्व्स। यहाँ तक क्लियर है? नाउ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों सेल्स में आरएनए का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अलग होता है। आरएनए किस टाइप का है इससे भी हम सेल को पहचान सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S आरएनए होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में 80S आरएनए होता है। नाउ एक बार मैंने आपको पहले बताया है कि आरएनए बनता कैसे है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक स्मॉल यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट होता है। ये दोनों यूनिट एक साथ इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, देन वी गेट अ आरएनए, कंप्लीट आरएनए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30S का होता है एंड लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 50S का होता है, एंड दोनों कंबाइन होके 70S का मिलता है। अभी ये 50 प्लस 30 प्लस 50 यानी 80 है, तो ये 80 ये इस तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ पर ये एस यानी स्वेडबर्ग यूनिट, ये भी मैंने आपको
एक्सप्लेन किया है कि इट इज द यूनिट ऑफ, मतलब सेडिमेंटेशन का जो रेट होता है उस हिसाब से हम राइबोसोम को वे करते हैं, एंड द यूनिट ऑफ इट इज स्वेटबर्ग यूनिट. तो दिस इज 70s. यूकैरियोटिक सेल में स्मॉलर सब यूनिट 40 का होता है, लार्जर जो होता है वो 60 का होता है, एंड टोटल जो होता है वो 80s का होता है. तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो कंपोजिशन है कि हमने अभी क्या देखा, आरएनए बनता है, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन. समझ में आ रहा है? शॉर्ट फॉर्म है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए. क्लियर है? yes, ठीक है. तो 16 ये आपको कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ये जितना आप डीपली थोड़ा सा करोगे ना, उतना आगे जाके कुछ कुछ चीजें होती है वो ज्यादा समझने में इजी हो जाती है. तो यहाँ पर 16s आरएनए होते हैं एंड 21 प्रोटीन्स होते हैं. यहाँ पर 18s एंड 32 प्रोटीन्स. तो इस हिसाब से 40 एंड 30 यूनिट बनेगा. उसके बाद 23 5s आरएनए एंड 34 प्रोटीन्स. इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कंपोजिशन दिया है कि किस तरीके से लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स बनते हैं. A eukaryotic cell, in a eukaryotic cell, ribosomes are present in the mitochondria, blasts and cytosol. Now हमने यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स स्टडी किए उसमें हमने ओनली राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स जो है उन्हीं में सिर्फ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, मतलब जो मैट्रिक्स है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, ये मेंशन किया हुआ है. करेक्ट है ना? एंड साइटोसोल, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म. सो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल इन विच वी कैन फाइंड राइबोसोम्स. समझ में आ रहा है ना? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? हाँ, So only these three structures are present in the cell in which ribosomes are present. Ribosomes in cytoplasm are either found attached to the outer surface of rough endoplasmic reticulum and nuclear membrane or freely suspended in cytoplasm. Now हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीखा था तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप सीखे थे, रफ एंड स्मूथ. सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके आउटर सरफेस पर हमको राइबोसोम्स मिलते हैं. अगेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यानी न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन है उस पर भी हम वी कैन फाइंड द राइबोसोम्स अटैच टू दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड थर्ड जो पोजीशन है या थर्ड जो लोकेशन है कि जहां पर हमको राइबोसोम्स मिलते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म. सो दीज आर द थ्री प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड द राइबोसोम्स आउटसाइड द न्यूक्लियस. ये सब चल रहा है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस चल रहा है. आउटसाइड द न्यूक्लियस हमको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर, ये होंगे अटैच्ड. एंड दूसरा टाइप जो होता है फ्री राइबोसोम्स. फ्री राइबोसोम्स डायरेक्टली हमको साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड पोजीशन में मिलेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दोज आर ATS. यानी यूकैरियोटिक सेल में कहीं पर भी हमको राइबोसोम, जहाँ जो भी लोकेशन है उसकी, जो भी लोकेशन में राइबोसोम्स मिलेंगे सारे के सारे हमेशा ATS टाइप के ही होंगे. ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, larger and a smaller subunit. Bound ribosomes generally produce proteins. Now ये bound ribosome मतलब क्या है? Bound यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको जो बाउंड होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो बाउंड होते हैं, अटैच होते हैं. यानी अटैच जो भी राइबोसोम्स होते हैं उसी को हम बाउंड राइबोसोम बोलते हैं. समझ में आ रहा है ना? yes, यानी राइबोसोम दो तरीके के मिलेंगे हमको, एक तो बाउंड होंगे और दूसरे होंगे फ्री. फ्री यानी साइटोप्लाज्म में, बाउंड यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो अटैच होते हैं वो. yes, सो जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं उनका जनरल फंक्शन है टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स. ये मेन फंक्शन है उनका. ठीक है. एंड these proteins formed by these bound ribosomes are transported outside the cell. एंड देन ये जब जब भी प्रोड्यूस होंगे वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जहां पर भी इनकी जरूरत होती है वहां पर इनको ट्रांसफर किया जाता है. ना ट्रांसफर करने से पहले जब बाउंड राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस में थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है उन पर.
जिस तरीके से उनको लिटिल बिट चेंज किया जाता है एंड देन उनको फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरेवर दे आर नीडेड. समझ में आ रहा है? yes, बाउंड राइबोसोम्स ऑफ, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, बाउंड राइबोसोम्स और ऑफ असिनार सेल्स ऑफ पैंक्रियास प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो बाउंड सॉरी पैंक्रियास का, शायद आपने कभी स्ट्रक्चर सीखा है पैंक्रियास का, मतलब 3 तरीके के अलग अलग सेल्स होते हैं जिससे पैंक्रियास बनता है. उनमें से एक सेल है असिनार सेल्स. तो ये जो असिनार सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन, फूड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है. सो इन दिस वे, मतलब एक एग्जांपल दिया है कि बाउंड राइबोसोम्स ऑफ दीज असिनार सेल्स दे प्रोड्यूस द पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक एंजाइम which is needed for the digestion. Now एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. ये जो ओल्ड पोर्शन था ना 11th का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता था. तो आपको उस तरीके से तो नहीं, लेकिन ये एक ध्यान में रखना है कि जो भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होती है सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनस होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं. बट जितने भी प्रोटीन्स है वो सारे के सारे एंजाइम की तरीके से एक्ट नहीं करते. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? yes, समझ में आ रहा है? Now free ribosomes come together and form chains which are called as polyribosomes for protein synthesis. हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो बाउंड राइबोसोम्स हैं उनका काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करना. प्रोटीन प्रोड्यूस करने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस जो होता है वहां पर उनमें प्रोसेसिंग का काम होता है. देयर आर some little chemical changes happen inside those proteins and then those proteins in the form of enzyme, or we call them as enzymes, they are transported towards different places inside the body wherever their action is needed. Now protein formation या protein synthesis होता कैसे है? So जो free ribosomes होते हैं, ये हमने देखा bound ribosome में proteins कैसे produce होते हैं. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? दूसरी जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की या प्रोटीन प्रोड्यूस करने की, वो जो है वो फ्री राइबोसोम्स किस तरीके से करते हैं? तो फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ आके दे फॉर्म अ चेन, लिटरली एक चेन फॉर्मेशन होती है यहाँ पर इस तरीके से. प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी हमको 12th में सीखनी है कैसी होती है. तो यहाँ पर बहुत सारे फ्री राइबोसोम्स जो है वो उन्होंने यहाँ पर एक चेन फॉर्म कर दी. ठीक है, एंड ये जो चेन होती है इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोमल चेन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पॉली यानी yes, मेनी. So यहाँ पर many ribosomes हैं which have formed a chain. That is why we call it as a polyribosomal chain. And this chain helps in the formation of or production of proteins. ये कहाँ पर होगा? फ्री राइबोसोम्स में. सो अभी हमने क्या देखा? प्रोटीन सिंथेसिस बाय 2 ways, यानी one by bound ribosomes and the other process by जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं. फ्री राइबोसोम्स पॉलीराइबोसोमल चेन फॉर्म करेंगे एंड प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, वेयर एज जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं एंड दैट इज प्रोसेस्ड इन द गोल्गी एपरेटस वगैरह वगैरह. समझ में आ गया ये दोनों? yes, ठीक है. सो इन दिस वे प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो किस टाइप का राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है उस पर थोड़ा सा चेंज होता है प्रोसेस जो होती है. ठीक है. yes, Free ribosomes generally produce enzymatic proteins that are used up in the cytoplasm like enzymes required for the breakdown of sugar. So जो free ribosomes होते हैं यानी जो polyribosome chain form होके जो proteins तैयार होंगे, so ऐसे जो proteins होते हैं वो proteins साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है उन्हीं में यूज किए जाते हैं. किस लिए? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स. समझ में आ रहा है? yes, ये शुगर ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है वो बाद में हमको क्रेब्स साइकिल वगैरह में सीखनी है. यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखो कि फ्री राइबोसोम्स व्हाटएवर प्रोटीन इज
or formed by the free ribosomes, those are utilized in the different metabolic activities which happen inside the cytoplasm. Cytoplasm में ही वो use किए जाते हैं. Both types of ribosomes can interchange position and function. यानी free ribosomes and bound ribosomes, they can interchange their position. मतलब जो फ्री अभी अगर वो फ्री राइबोसोम है, if it gets attached to the nuclear membrane or endoplasmic reticulum, it can function as a bound ribosome. समझ में आ रहा है? And if the bound ribosome gets detached from that place and it comes or it lies suspended in the cytoplasm, then it will act as a free ribosome. And if it takes part in the protein synthesis process, पॉलीराइबोसोमल चेन फॉर्मेशन वगैरह, वो सारी स्टेप्स में वो पार्टिसिपेट करेगा. समझ में आ गया? दैट इज वाई यहाँ पर लिखा है कि बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड फंक्शन. तो इस तरीके से पोजीशन वाइज उनका फंक्शन चेंज हो सकता है. नंबर ऑफ राइबोसोम्स इज हाई इन द cells actively engaged in protein synthesis. ऑब्वियसली जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा हेल्प करते हैं उनमें नंबर ऑफ राइबोसोम्स विल बी हायर. जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं होता है वहां पर नहीं होंगे या कम होंगे. समझ में आ रहा है ना? बराबर. सो जहां पर नेसेसिटी है राइबोसोम्स की या जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम सेल कर रही है, वहां पर ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनेल्स है दैट इज राइबोसोम्स, उसका अमाउंट ज्यादा होगा. जहां पर नहीं होगा वहां पर उसका अमाउंट कम होगा. यहाँ पर ये स्वेटबर्ग यूनिट का आपको बताया है. द पार्टिकल साइज ऑफ राइबोसोम्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्वेटबर्ग यूनिट. It is a measure of sedimentation rate of a particle in ultra centrifuge. Centrifuge machine पता है क्या होती है? नहीं माहिती. ओके, 1 मिनट. हाँ, आप लोग पार्क्स में वगैरह कभी गए होंगे ना खेलने. उसमें एक होता है जिसमें हम मेरी गो राउंड टाइप होता है जिसमें हम बैठते हैं और जब वो चलता है तो थोड़ा सा हम साइड में, यानी 1 मिनट में आपको बताती हूँ कैसे. इसी तरीके से होता है ना मेरी गो राउंड का, कि यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसे बैठते हैं यार, ये सेंट्रल पार्ट होता है. जब ये घूमता है तो ये जो बकेट लाइक होता है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, यानी जो पेरीफेरी है उसमें जाना शुरू हो जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसी तरीके से जो काम होता है ना सेंट्रीफ्यूगल मशीन का होता है. यानी जब हम उसको इस ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल मशीन यानी ऐसे ही होता है, उसको सर्कुलर मोशन में हम घुमाते हैं एंड जो भी हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो पेरीफेरी में जाएगा एंड जो लाइट होगा वो ऊपर की तरफ रहता है. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि उसका यूनिट जो होता है वो स्वेटबर्ग यूनिट यानी सेडिमेंटेशन रेट, जो जितना हेवी होगा वो उतना पेरीफेरी में चला जाएगा, जो जितना लाइट होता है वो ऊपर की तरफ रहता है. तो 80 यानी हेवियर होगा. तो इस तरीके से ये जो मतलब सेडिमेंटेशन रेट, यानी इस तरीके से हम सेडिमेंटेशन रेट काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा जितना मतलब बता सकती हूँ उतना बताया मैंने, ज्यादा डीप जाने की, लेकिन आइडिया आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम उसको काउंट करते हैं. सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल मशीन एंड उसका हेल्प लेके हम सेडिमेंटेशन रेट काउंट करते हैं. जिसका सेडिमेंटेशन रेट जो होगा हाइयर होगा वो पार्टिकल हेवी होता है, जिसका लाइटर होगा वो लाइट होता है. इस तरीके से, ठीक है. तो 1s इज इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड्स. तो इतना लाइट होता है वो. नाउ जो स्ट्रक्चर है इसका राइबोसोम का वर्किंग एंड फंक्शन, इसके लिए जो इंडियन साइंटिस्ट है उनको नोबेल प्राइज भी मतलब उन्होंने शेयर किया था, उसका दिया यहाँ पर. द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस. राइबोसोम का समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है. आपको 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, बाउंड एंड फ्री. एंड राइबोसोम का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. सो बाउंड राइबोसोम्स किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंड फ्री राइबोसोम्स किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये 2 अलग अलग टेक्निक्स हमने देखी. दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो दोनों राइबोसोम्स होते हैं टाइप्स बाउंड एंड फ्री, दे कैन इंटरचेंज देयर लोकेशन एंड देयर फंक्शन.
ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है. एंड द डिफरेंस ऑफ जो राइबोसोम का साइज होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, वो डिफरेंट होता है. यूकैरियोटिक में 80s वाला होता है, whereas इन प्रोकैरियोटिक सेल 70s वाले राइबोसोम्स हमको दिखाई देते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज न्यूक्लियस. नाउ न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर व्हाटएवर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है पूरी की पूरी वो स्टोर की होती है सेल की. मतलब अगर हम हमारी जो सेल है उसको अगर हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको बोलते हैं ना, या फॉरेंसिक साइंस में ऐसे होता है देखो बहुत बार कि कुछ मिला है या लाइक हेयर रूट है या स्पूटम है या व्हाटएवर कुछ भी छोटा सा पार्ट मिला तो उससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं जो भी पेरेंट्स होंगे या एनीथिंग व्हाटएवर जो भी होगा. तो वो जो सिंगल सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है विच इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल एनिमल्स. सो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी सारी की सारी उस सिंगल न्यूक्लियस में ऑलरेडी स्टोर की होती है. एंड दैट इज वाई हम मतलब जो बोलते हैं कि इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल. सो ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट होता है. दूसरा जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने वाली है उसका सारे के सारे जो कोर्स होते हैं सब कुछ होता है वो डीएनए में होता है. सो दैट इज वाई अगेन उसको हम सेल का ब्रेन बोलते हैं. नाउ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में इट इज बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन. ठीक है. whereas इन प्रोकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस होता है उसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. ये मेन डिफरेंस है न्यूक्लियस का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. समझ में आ रहा है? Structure of nucleus of eukaryotic cell becomes distinct in non-dividing cell or during the interphase. Now अगर हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी करना है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हम किस सेल में स्टडी कर सकते हैं? तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होती है, ओनली एट दैट टाइम वी कैन ऑब्जर्व न्यूक्लियस इफ इट इज इन नॉन डिवाइडिंग कंडीशन. ठीक है. अभी सेल की नॉन डिवाइडिंग कंडीशन जो है वो इंटरफेज में होती है. इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. तो इस फेज में हम न्यूक्लियस को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो कॉन्स्पिक्यूअस होता है, डिस्टिंक्ट होता है. जब सेल डिवीजन के फेज में जाएगी तब वहां पर जो एक न्यूक्लियस है यानी डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस में ही होती है ना. सेल का साइटोप्लाज्म तो बाद में डिवाइड होता है, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है. सो दैट इज वाई यहाँ पर ये मेंशन किया है कि जब हमें न्यूक्लियस का स्टडी करना होता है तो वी शुड स्टडी इन इंटरफेज ओनली, अदरवाइज वी कैन नॉट स्टडी इट प्रॉपरली. ठीक है. नाउ नाउ ये जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एनवलप यानी जो कवरिंग होता है वो, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. सो न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. 1 मिनट, यहाँ पर कहीं पर डायग्राम होगा. ठीक. सो इस तरीके से हमको न्यूक्लियस दिखता है इंटरफेस में. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप. सॉरी, ये जो है ये है न्यूक्लियर एनवलप. उसके बाद यहाँ पर जो जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूक्लियस के बाहर, राइट, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है यानी ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. द प्लाज्म विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. दूसरा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क. यानी यही जब डेंस हो जाएगा तो डीएनए फॉर्म होता है. जब ये डेंस नहीं होता है, थ्रेड लाइक दिखता है, तब हम उसको क्रोमैटिन थ्रेड्स और क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं. एंड दिस इज न्यूक्लियोलस. नाउ न्यूक्लियोलस क्या है? तो न्यूक्लियोलस यानी दिस, अभी हमने राइबोसोम्स सीखे, राइट. सो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म.
यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस होते हैं, देन प्रोटीन्स प्रोड्यूस होने के बाद जो भी राइबोसोम्स हमको यहाँ पर बाहर दिखाई देते हैं ना, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एनवलप पर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पर तैयार होते हैं, देन न्यूक्लियस से वो बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सो दिस इज द साइट एक्चुअली जहाँ पर राइबोसोम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। सो न्यूक्लियस के अंदर हमको क्या क्या दिखाई देगा, ये सारी चीजें क्या क्या, जो भी क्रोमैटिन नेटवर्क है वो मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, एंड जो राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियोलस, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स है दोज आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ पर? इतना क्लियर है? नाउ जब भी हम ऑर्गेनेल स्टडी करते हैं तो हमेशा बाहर, मतलब जो आउटर होगा वो ऑर्गन या ऑर्गेनेल पहले स्टडी करते हैं, देन वी गो इनसाइड। तो सिमिलरली यहाँ पर सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है न्यूक्लियस का, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम देखेंगे। नाउ इट इज अ डबल मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन का मीनिंग अभी आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसको एक लिमिट दे रहा है वो, राइट? जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें ये प्रेजेंट नहीं था, ये सारा का सारा एब्सेंट था, ये जो सॉरी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट था। तो उस वजह से क्या होता था, ये जो भी मटेरियल है क्रोमैटिन नेटवर्क जो भी है वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर कैसे भी घूमता रहता था, राइट? तो अभी यूकैरियोटिक सेल में क्या हुआ, ये जो मटेरियल है उसको लिमिटेशंस दी गई विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा है कि इट इज अ डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एंड डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि दो हमको डिस्टिंक्ट दिख रहा है, एक आउटर एंड इनर। ठीक है, सो इट इज अ डबल लेयर्ड डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। Two membranes are separated from each other by the perinuclear space. Now ये जो दो मेम्ब्रेन है इसके बीच में वन, सी दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, करेक्ट है, एंड ये है इनर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों के बीच में जो छोटा सा स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। समझ में आ गया क्या है पेरीन्यूक्लियर स्पेस? अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन निकाल देती हूँ बीच में, इसको कलर कर देती हूँ पूरा का पूरा, सो दैट विल बी अ पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सो दिस इज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। समझ में आ गया अभी? It is about 10 to 50 nanometers. Outer membrane is connected with the endoplasmic reticulum at places. Now हमने endoplasmic reticulum का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें हमको पता है कि endoplasmic reticulum जो होता है उसका एक एंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच होता है। वही यहाँ पर बताया है कि आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सॉरी ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगा यहाँ पर, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये वाला, और ये जो दिखा है यहाँ पर, दिस विल बी कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट प्लेसेस। यानी यहाँ पर इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू होता है, ऐसे इस तरीके से वो जो होता है ना, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर वो ऐसे यहाँ पर फॉर्म होते हैं। सो दिस इज मतलब दे हैव गिवन द कनेक्शन of outer membrane with the endoplasmic reticulum. Now inner membrane जो होता है, the inner membrane is lined by nuclear lamina. It is a network of protein fibers. See, जो भी न्यूक्लियस का एक सर्कुलर शेप है ना, वो शेप मेंटेन करने के लिए एक मेश लाइक फॉर्मेशन होता है ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। सो ये जो इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवलप का, it is connected with these protein fibers, which help in maintaining the shape of the nucleus. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इसका एक वीडियो मैं आपको भेजूंगी, आपको क्लियर, बहुत बड़ा वीडियो है शायद, वो इतना याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन शायद बड़ा ही देख लेना, आपको प्रॉपरली समझेगा कि क्या है। सो outer membrane is connected with the endoplasmic reticulum and inner membrane is connected with the network of protein fibers.
अभी ये प्रोटीन फाइबर्स का काम क्या है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, जो सर्कुलर शेप होता है उसको मेंटेन करने का, स्पेरिकल शेप जो होता है वो मेंटेन करने का काम ये फाइबर्स करते हैं। द टू मेम्ब्रेन्स along with perinuclear space help in separating the nucleoplasm from the cytoplasm, and because of this nuclear envelope, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है पूरा का पूरा अलोंग विद दिस स्पेस, उसके वजह से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर एनवलप। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ ये सेपरेट होना जरूरी क्यों होता है, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एसिडिक होता है। समझ में आ रहा है? ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, दोनों का पीएच जो होता है वो अलग अलग होता है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है, या इंपॉर्टेंस जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो यहाँ पर बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज सेपरेटिंग दीज टू plasms, cytoplasm and nucleoplasm। ठीक है। However, nuclear membrane is not continuous. At places there are small openings which are called as nucleopores। सी यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखते हैं तो दिखेगा कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, होल्स है, यानी इंटैक्ट नहीं है ये जो मेम्ब्रेन ना, यहाँ पर होल है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि अगर यहाँ पर पोर्स है, अभी हमने क्या बोला कि ये जो मेम्ब्रेन होता है इट सेपरेट्स, हाँ उसको सेपरेट करता है, तो फिर ये पोर्स है तो फिर उसका फायदा क्या, लेकिन ये जो पोर्स होते हैं ना उसको गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी ये हमेशा ओपन नहीं होता है, गेट होता है जो गेट बंद होता है, एंड गेट जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, मतलब it will allow only certain particles to come in or go out of the nucleus। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई पोर्स होने पर भी ये जो दोनों प्लाज्म्स है ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। So these pores are called as nucleopores। The nucleopores are guided by pore complex, यानी जो गार्ड करने वाले सेल्स होते हैं या उसको हम पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, which guards these nuclear pores, which regulates the flow of substances from nucleus to cytoplasm, and मतलब जो रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंड न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो भी फ्लो होगा इट विल बी गाइडेड बाय द पोर कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियोपोर्स, यानी गेट्स जो होते हैं, जो गेट है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर पोर कॉम्प्लेक्स। दिस पोर कॉम्प्लेक्स विल अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू कम इन और गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर है? नाउ जो सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, इट इज क्रोमैटिन मटेरियल। नाउ दिस क्रोमैटिन मटेरियल, यानी ये जो थ्रेड थ्रेड दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमैटिन फाइबर्स। यस, और एक साइड रह गई 54 पेज। अच्छा हाँ, ये साइड में ओके ओके, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो स्किप हो गया था। ठीक है। सो पहला हमने देखा अभी न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो जिसको सेपरेट करता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। सो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है वो देखेंगे अभी ना। उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियस का दूसरा जो नाम है इट इज कैरियन, सो दैट इज व्हाई इट इज कैरियोलिम्फ। It is also called as karyolymph or nucleoplasm. Now it contains various substances like nucleic acids. Now nucleic acids यानी जो है ना oxyribose sugar and deoxyribose यानी DNA and RNA. These are the nucleic acids which are present in nucleoplasm. समझ में आ रहा है? So nucleic acid जब यहाँ पर mention किया है इसका मतलब DNA and RNA. ठीक है। So it contains nucleic acids, protein molecules, minerals and salts. So these are the components of nucleoplasm. It contains chromatin network and nucleolus.
किधर गया डायग्राम, किधर है? So this nucleoplasm contains these chromatin fibers, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस प्रोटीन्स होंगे इसमें, एंड अगेन जो न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड से ही डीएनए आरएनए बनते हैं। सो क्रोमैटिन फाइबर जो है, इट इज अगेन क्रोमैटिन फाइबर यानी डीएनए का ही एक फॉर्म होता है, अलग फॉर्म होता है, थ्रेड लाइक फॉर्म जो है डीएनए का, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर। सो द न्यूक्लियोप्लाज्म विल कंटेन, क्या क्या होगा उसके अंदर, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, एंड क्रोमैटिन नेटवर्क होंगे, प्रोटीन्स होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। सो ऑल दिस मटेरियल, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमें न्यूक्लियोप्लाज्म मिल जाता है। न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच इज नॉट बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन। नाउ जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पर, सी न्यूक्लियस को खुद का मेम्ब्रेन है यहाँ पर, बट न्यूक्लियोलस डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? नाउ देर आर सम सेल्स जिनमें ओनली एक ही न्यूक्लियोलस होता है, कुछ कुछ सेल्स होते हैं उनमें मोर देन वन न्यूक्लियोलस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पर हमको एक ही दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल की एक्टिविटी क्या है उस हिसाब से होता है एक्चुअली ये सारा, कि एक होगा या मोर देन वन होगा, कैसे होगा वगैरह वगैरह, ये डिपेंड करता है। अभी मैंने यहाँ पर दो तीन भी निकाले, ऐसे होता है अलग अलग सेल्स में, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस है वो अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पर आपको डायग्राम में एक ही दिखाई, मतलब दिया है, इसका मतलब एक ही होता है ऐसे नहीं होता है, मोर देन वन न्यूक्लियोलस मे बी प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल। It contains chromatin network and nucleolus. Nucleolus is another component which does not have any cell membrane, उसको covering नहीं होता है। Nucleolus is made up of rRNA and ribosomal proteins. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों मिला के हमको आरएनए जो राइबोसोम फॉर्मेशन है या राइबोसोम का बायोजेनेसिस यानी राइबोसोम सिंथेसिस, ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियोलस में। So it is made up of rRNA and ribosomal proteins, and it is best known as the site of ribosome biogenesis. Biogenesis formation, synthesis. So ribosomes तैयार कहाँ पर होते हैं? Inside the nucleolus. Clear है यहाँ पर? Depending upon the synthetic activity of the cell, there are one or more nucleoli present in the nucleoplasm. So depending upon the activity of the cell, किस तरीके की एक्टिविटी सेल या किस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सेल अभी प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है सेल में सिंगल न्यूक्लियोलस होगा या मेनी न्यूक्लियोलाई होंगे। न्यूक्लियोलाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ oocyte contain large nucleolus whereas sperm cells contain small inconspicuous ones. so यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जो oocyte होता है यानी एग सेल होती है, फीमेल एग सेल होती है या फीमेल गैमेट होता है, उसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो सिंगल होता है एंड बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। वेराज अगर स्पर्म सेल हम कंसिडर करते हैं तो उसमें इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी बहुत छोटे छोटे से मोर देन वन न्यूक्लियोलाई होते हैं। नाउ दीज न्यूक्लियोलस, ये जो होता है, इट अपीयर्स एज अ डेंस स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर द क्रोमैटिन नेटवर्क। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है इसी तरीके से अब हमको माइक्रोस्कोप पे अंडर दिखाई देगा कि ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमैटिन फाइबर्स है, उसमें कहीं तो डेंस बॉडीज ऐसे दिखाई देती है, दैट इज द न्यूक्लियोलस होता है वो हमेशा। So it is present as a dense body present surrounding the chromatin network. They produce rRNA and ribosomal proteins. So nucleolus will produce rRNA, that is ribosomal RNA and ribosomal proteins, which again form the ribosomes. Then ये जो ribosomes form होते हैं inside the nucleus, वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes.
ठीक है. So then they are transported to the cytoplasm and are assembled together to form the राइबोसोम्स. यानी राइबोसोम के जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखा कि एक स्मॉलर यूनिट होता है, यानी स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, ऐसे अलग अलग होते हैं, राइट. ठीक है ना, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट. सो इस तरीके के सब यूनिट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है. ये सब यूनिट्स न्यूक्लियर कोर से बाहर साइटोप्लाज्म में आएंगे एंड देन हमको कंप्लीट राइबोसोम मिलेगा. क्लियर है. मतलब इस तरीके से न्यूक्लियोलस में नहीं फॉर्म होता है. ये स्मॉलर सब यूनिट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो बाहर आके एक दूसरे को अटैच होके देन हमको कंप्लीट राइबोसोम मिलता है अकॉर्डिंग टू द सेल कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. क्लियर है यहाँ तक? yes. ठीक है. ये अभी सिंपल है. कंसिडर द फॉलोइंग सेल्स का पोजीशनशिप अलग अलग होता है. क्यूबर्ल हमने एपिथेलियम सीखा है 9th-10th में. जो शेप होता है उस हिसाब से एक टेबल था, चार्ट था, देखो आपको मसल्स वगैरह, स्केलेटल मसल्स या स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स. याद आ रहा है? 10th में ही था शायद. कार्डियल मसल. तो हाँ, हर एक इसमें जो अलग अलग होता है, यानी न्यूक्लियस का शेप एंड उसका पोजीशन. कभी कभी सेंट्रल होता है न्यूक्लियस, कभी कभी पेरिफेरल होता है न्यूक्लियस, ओवल होता है या स्फेरिकल होता है. ये यहाँ पर बताया कि ये आप मतलब प्रीवियसली कुछ याद आ रहा है क्या? एडिपोसाइट्स जो होते हैं यानी जिसमें फैट स्टोर किया जाता है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरिक हो, यानी अगर दिस इज एडिपोसाइट, एडिपोसाइट साइट यानी सेल, एडिपोज यानी फैट. सो जिस सेल में फैट स्टोर किया जाता है उसको हम एडिपोसाइट बोलते हैं. तो एडिपोसाइट यानी ये जो सेल होती है इसमें पूरा का पूरा जो है ना, यहाँ पर सारा फैट भरा पड़ा होता है. जो न्यूक्लियस होता है तो फिर वो पेरीफेरी में ऐसे साइड में कहीं पर कोने में आ जाता है. तो इस तरीके से न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज होती है. इट कुड बी कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सेंट्रल पोजीशन होती है, कुछ सेल्स होते हैं उनमें पेरीफेरी में होता है. ये रिकॉल करने को आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है. व्हाई न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज अ कंट्रोल यूनिट. मैंने अभी आपको बताया कि उसको कंट्रोल यूनिट या ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है. Can cells like xylem or mature human cells, human RBCs, are called as living. Now, see, अभी यहाँ पर human RBCs क्यों मेंशन किया है? क्योंकि आपने जाइलम सीखा है ना 10th में, 4 डिफरेंट यूनिट से जाइलम सेल बनती है. जाइलम फाइबर, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम. याद आ रहा है कुछ? वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 यूनिट बनके जाइलम यानी जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेल बोलते हैं ना, सिंपल सेल एंड कॉम्प्लेक्स सेल. जाइलम प्लांट में कॉम्प्लेक्स सेल है, उसको हम डेड सेल बोलते हैं या लिविंग सेल बोलते हैं? कैसी होती है? जाइलम सेल में जो 4 कंपोनेंट है उसमें जो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा होता है इट इज डेड सेल. मतलब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो डेड सेल्स होती है, बट स्टिल जाइलम इज ए लिविंग सेल या लिविंग सिस्टम बोलते हैं हम जिसको. सिमिलरली मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज जो होती है, जब ह्यूमन आरबीसीज मैच्योर होती है एट दैट टाइम उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है. क्यों होता होगा? कैन यू टेल? अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है सेल का, राइट. आरबीसीज का फंक्शनिंग क्या है? दे हैव टू कैरी द ऑक्सीजन टुवर्ड्स डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, है ना. सो दैट इज व्हाई अगर न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा तो जो स्पेस होगा दैट, हाँ, सो दैट स्पेस कुड बी यूटिलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. बट स्टिल दीज आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स ही होती है. ठीक है. व्हाट इज सिंसिटियम एंड कोनोसाइट? अभी ये जब हम सिंसिटियम या कोनोसाइट है ना, ये जब हम प्लांट, जैसे हमने एनिमल क्लासिफिकेशन सीखा उसी तरीके से जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन सीखेंगे उसमें ये सिंसिटियम एंड कोनोसाइट का मीनिंग आएगा. नाउ सिंसिटियम एंड एक बार सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, जितना ध्यान में रहेगा रखो, नहीं तो वरना आगे आ ही जाएगा. जब हम फंगस का स्टडी करते हैं ना, तो सिंसिटियम या सिंसिटियल सेल एंड कोनोसाइटिक सेल, ये सेल के टाइप है दो एक्चुअली.
नाउ हमने क्या देखा कि जो सेल होगी ना, उसमें अगर बहुत सारे न्यूक्लियाई लाई करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियाई, बट दे आर नॉट सेपरेटेड, मतलब जैसे हमने यूकैरियोटिक सेल में देखा, मोस्टली सिंगल सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है ना? yes, तो उस तरीके से इसमें नहीं होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस यानी बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है विच आर नॉट सेपरेटेड, देन इट इज कॉल्ड एज कोनोसाइटिक। जब ऐसे कंपार्टमेंट फॉर्म होते हैं सेल में, एंड हर एक कंपार्टमेंट में अलग अलग न्यूक्लियस होगा इस तरीके से, देन वी कॉल इट एज सिंसिटियम। समझ में आ रहा है? yes, थोड़ा सा ध्यान में रखो, बाद में जब आएगा वो लेसन तो पता, लेकिन जितना नॉलेज चाहिए उतना ये सिंसिटियम एंड कोनोसाइटिक। कोनोसाइटिक यानी विच आर नॉट सेपरेटेड बाय द सेप्टम, yes, जो साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं ओनली, यहाँ पर वो अलग अलग होते हैं, दैट इज सिंसिटियम बोलते हैं हम उसको। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, बाकी का जो है ना